नमस्कार, अमेरिकन प्राइम के इस लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राम मंदिर के बाद अब मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी अदालत में पहुंच गया है। मथुरा की अदालत में दायर हुए सिविल मुकदमे में श्री कृष्ण मंदिर परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ अभी विष्णु शंकर जैन जुड़े हैं। ये मामला जिन्होंने अदालत में दाखिल किया है और इसके साथ ही उसे मेरिट के आधार पर समझेंगे कि इसका आधार क्या है। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी विष्णु जी, जब जब राम मंदिर का मामला सुलझा, क्योंकि आप और आपका परिवार उस मामले में भी जुड़ा रहा था, तो जब वो मामला सुलझा तो लगा कि अब इस तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा। फिर से ऐसा जी ही एक और मामला सामने आ जाएगा, तो इसे कैसे देखेंगे लोग? देखिए, अभी तक आपने ये बात कही कि इस केस की मैं आपको मेरिट बताऊं, पर जो आपका सवाल है थोड़ा राजनीतिक है, तो ये उसका भी मेरिट मैं पर भी उत्तर आप। दे देता हूं। जी, मैं उसका भी उत्तर दे देता हूं। एज लॉयर हमारी ड्यूटी ये है कि हम कोर्ट में अपना केस लेके जाएं और जो इतिहास में गलत हुआ है उसकी कोशिश करें कि वो कोर्ट अपनी कलम से उसको रेक्टिफाई करे। अगर आज मैं सीए एनआरसी की तरह कोई चक्का जाम करता, कहीं विरोध प्रदर्शन करता, कहीं असंवैधानिक काम करता, तो ये सवाल उठ सकता था कि आप देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आज मैंने अपना राइट, लीगल हक की लड़ाई लड़ी है, जो संविधान मुझे देता है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप कोर्ट में जाके उसकी लड़ाई लड़ें। मैं वो काम कर रहा हूं। मैं बीजेपी, संघ, आरएसएस या किसी भी हिंदूवादी संगठन का कोई पदाधिकारी नहीं हूं, एक वकील हूं और वकील के तौर पे मैंने ये दावा दायर किया है, अदालत के सामने है। हमारे केस फैक्ट्स और मेरिट्स के हिसाब से स्ट्रांग है। और जो भी लोग ये कहते हैं कि मथुरा अयोध्या का इशू हल हो चुका है इसलिए मथुरा का नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत सिमली है। क्योंकि अगर आप राजनीतिक इतिहास भी देखेंगे, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं पर मैं आपको राजनीतिक इतिहास बता दूं। वीएचपी का एजेंडा रहा है 1984 का, उनका रेजोल्यूशन है कि अयोध्या, मथुरा और काशी हमें तीनों को मुक्त कराना है। हिंदू जनधारणा है, हिंदू भावना है कि ये तीनों हमारे इष्ट देव, सबसे प्रमुख इष्ट देव की जन्मस्थली है, उनका सबसे मेन स्थान है, इसलिए यहाँ पे कोई मस्जिद का होना अनुचित है। और अब अगर आप इस केस के मेरिट्स की बात करेंगे तो मैं आपको 10 मिनट में मैक्सिमम ये आपको इस्टेब्लिश कर दूंगा कि कैसे यहाँ पे हमारी ओनरशिप है, कैसे हमारा यहाँ पे राइट है और किस आधार पे मुकदमा लड़ा गया। जी, आप वो मेरिट की बातें मुझे बताइएगा, लेकिन दो मेरे सवाल हैं उससे पहले अच्छा। कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो मामला 1968 में एक तरह से खत्म कर लिया गया था, जिस विवाद का निपटारा कर लिया गया था, क्या उसे दोबारा जीवित किया जा रहा है? देखिए, 1968 के जो कॉम्प्रोमाइज की आप बात कर रहे हैं, 1968 का कॉम्प्रोमाइज ट्रस्ट ने नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, आज राम मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है और अगर राम मंदिर ट्रस्ट किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करके भगवान राम की कोई जमीन दे दे तो वो नहीं दे सकता, वो अलग विषय है। और उसके लिए वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है, वो अलग विषय है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रॉड ये हुआ है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई दस्खत नहीं किया है। ये एक सेवा संघ, एक सोसाइटी है, उसने दस्खत करके ये कॉम्प्रोमाइज किया है। तो जो लोग आपको 1968 की बात पूछ रहे हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप उनसे सवाल पूछिए कि ये जो कॉम्प्रोमाइज की आप बात करें, कॉम्प्रोमाइज क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया है? मैं आपको मेरिट के आधार पर बताऊंगा कि कैसे एक फोर्थ डॉक्यूमेंट पे साइन करके ये लोगों के सामने लाया गया कि ये मैटर में कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है और इसीलिए इस कॉम्प्रोमाइज की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। सेक्शन 44 ऑफ एविडेंस एक्ट का वायलेशन है, कल्यूसिव डिक्री, कल्यूसिव कॉम्प्रोमाइज है। इसीलिए इस आधार पे हमने मूलतः कोर्ट में अप्रोच किया है और ये कहा है कि ये डिक्री जो है वो खत्म की जाए। लेकिन इसमें अब दूसरा मेरा सवाल, फिर आप मुद्दे पर उस पर जी, आइएगा। को प्लेसेस ऑफ बोलेंगे। वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ जी, वर्शिप एक्ट क्या आपको ये इजाजत देता है कि आप इस मामले में कुछ कर पाएंगे? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में आता है, क्योंकि अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ेंगे तो 15 अगस्त 1947 की स्थिति बहाल रहनी है। मतलब अगर कोई जन्म स्थान 15 अगस्त 1947 को मंदिर से मस्जिद में तब्दील हो गया है तो वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे जो मैं आपको फैक्ट्स नरेट करने वाला हूं, उससे सबसे पहले मुद्दा यही उठता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी और ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है 1968 में हुआ है। और हमारा कहना यह है कि जो ये सो कॉल्ड मस्जिद बनी है, ये 15 अगस्त 1947 के बाद बनी है। तो 15 अगस्त 1947 को वहां पे मंदिर थी और वहां पे इस प्रकार की कोई मस्जिद नहीं थी जो स्वरूप आप देख रहे हैं। इसलिए इस केस में ओवैसी जी और जितने मुस्लिम लीडर 15 अगस्त 1947 और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सेल्फ गोल है और वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके खिलाफ आर्गुमेंट जाएगा। एक वकील की हैसियत से मेरी उनको एडवाइस है। एक चीज और, फिर आप अपनी बात रखिएगा। वो ये मैं जानना जी। चाहता हूँ कि क्या जब राम मंदिर का फैसला आया, आप तो अदालत में थे ही उस वक्त, क्या अदालत ने ये कहा था कि ऐतिहासिक गलतियां नहीं सुधारी जा सकती हैं? क्या इसका मतलब अदालत ने ये कह दिया था कि अब ऐसे दूसरे मामले जो हैं
उन्हें नहीं सुना जाएगा? देखिए, जहां तक अदालत की उस टिप्पणी का सवाल है, पहली बात तो ये इशू हिस्टोरिकल रॉन्ग सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि सॉवरेन जो है, जो उस समय का सॉवरेन है, वो उसको सुधार सकता है। और इस केस में मराठाओं ने जब बैटल ऑफ गोवर्धन जीती थी 5 अप्रैल 1770 में, तो उन्होंने जो औरंगजेब ने क्रूरता की थी उसको सुधार दिया था। तो आज हम उस सॉवरेन का राइट मांग रहे हैं और हम यही बात कह रहे हैं कि हमारे पास टाइटल है, ओनरशिप है, ये पूरी जमीन हमें दी गई है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी है हमारे आड़े नहीं आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपकी जानकारी के लिए ला दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और वो भी इस समय विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि के केस में बहस हो रही थी, तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे कोई भी बहस नहीं हुई थी। और ये बात आप अपने किसी भी लीगल रिपोर्टर से, किसी भी जर्नलिस्ट से पूछ के वेरीफाई कर सकते हैं। देयर वॉज नो आर्ग्यूमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इशू ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इसलिए वो फाइंडिंग ऑर्बिटर है, वो फाइंडिंग एक पासिंग रिमार्क है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैलिडिटी इस समय सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी वरिष्ठ इतिहासकार के हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन विष्णु जी ये मुझे अब आप कुछ पॉइंट्स बताइए, वो मेरिट्स बताइए। जी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में कि औरंगजेब ने जो ये फैसला लिया था वो लिखित में अभी भी मौजूद है, ये सारे पॉइंट्स क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट श्री कृष्ण जन्मभूमि का बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा है। इतिहास में इसको काफी बार तोड़ा जा चुका है और लास्ट जब इस मंदिर का विध्वंस हुआ था वो तो 1670 में। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था और 1670 में जब औरंगजेब मथुरा का भी राजा बन गया था तो उसने एक फरमान जारी किया और कहा जाके वहां पे कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों को गिरा दिया जाए। और जो कृष्ण जन्मभूमि की मूर्ति है उसको बोला गया कि जैनारा मस्जिद जो आगरा में है उनकी सीढ़ियों में दबा दिया जाए कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे इतिहासकार बैठे आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। बहुत ही माननीय इतिहासकार जडूनाथ सरकार ने अपनी किताब में औरंगजेब के इस फरमान को ट्रांसलेट किया जो पर्शियन से इंग्लिश में है और औरंगजेब का ओरिजिनल फरमान इस समय बीकानेर की म्यूजियम में भी है। और ये औरंगजेब का जो फरमान है ट्रांसलेटेड वर्जन, ये मैंने अपने प्लेट में पैरा 17 से 19 में लगाया है। अब सबसे ये जो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी, इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे कि 5/4/1770 में वहां पे मराठा आए थे, बैटल ऑफ गोवर्धन में जीता था और औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद को तोड़ दिया गया था। इसके बाद 1815 में राजा पट्नीमल ने यह संपत्ति ब्रिटिश सरकार से खरीदी है ऑक्शन में, बाकायदा 13.37 एकड़ लैंड राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से खरीदी है। और उसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो पौत्र हैं, उनके जो वंशज हैं, उन्होंने ये संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय को दी है एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। और उसके बाद 21/2/1951 को वहां पे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। और ये जो आप कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, ये 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज है जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है क्योंकि इसमें ट्रस्ट ने साइन नहीं किया। लेकिन क्या विष्णु जी ऐसा है कि ऐसी एक याचिका पहले खारिज हो चुकी है, ये भी हमने पढ़ा? कौन सी याचिका खारिज होगी मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए आप कौन सी याचिका ऐसे खारिज हुई? ऐसी कोई याचिका जो इस समझौते के खिलाफ दाखिल की गई थी वो खारिज हुई, ऐसी कुछ? नहीं, ये समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस समझौते के खिलाफ ये पहला लीगल सूट है और कैंसिलेशन ऑफ डिक्री का पहला सूट है। अगर कोई आदमी कहता है कि ऐसी याचिका खारिज हो गई तो मुझे उसकी कॉपी लाके दे या मुझे उसका नंबर बताए, केस नंबर। हम लोग फैक्ट्स के आधार पे बात करते हैं ना, कोई भाषणबाजी की बात नहीं है जी। मेरिट्स पे चलेंगे, बिल्कुल मेरिट्स पर ही बातें करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर हिमांशु, आपका स्वागत है सर। ये बताइए कि अभी आपने सुना होगा विष्णु शंकर जैन जो कह रहे थे, क्या इतिहास एक इतिहासकार के नाते आप क्या पॉइंट देख पा रहे हैं? देखिए वरुण जी, मैं विष्णु शंकर जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और एक इतिहासकार के नाते और एक ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो भी मेरा इतिहास का ज्ञान है, मेरे पास कोई ऐसी लाइन नहीं है कि मैं विष्णु शंकर जी की बात को कहीं से भी खारिज करूं। उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो लीगल एंगल से कही है, वैधानिक एंगल से कही है और इतिहास की जो उन्होंने युद्धराज सरकार को चाहे कोट किया है, चाहे औरंगजेब के फरमान को कोट किया है, उस पे वो अकाट्य हैं ऐतिहासिक रूप से, उस पर कहीं कोई बहस, कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा वरुण जी बहुत स्पष्ट रूप से। रहा सवाल दूसरा मथुरा को लेकर के तो मुझे तो लगता है कि अभी मथुरा पे तो बड़े एक व्यापक बहस की आवश्यकता है और मैं आपको अगर इतिहास के संदर्भ में बातचीत करूं तो वो तो फरमान सामने रखा हुआ है, बिल्कुल औरंगजेब का फरमान जो है। और जो सिविल सूट नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से रंजना अग्निहोत्री जी और 6
अन्य ने दायर किया है। विष्णु शंकर जी उसके बारे में बेहद बेहतर, मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं, मैं तो उसको सिर्फ फॉलो कर रहा हूँ। वो उस सूट की बारीकियां जानते हैं और पीछे जाना पड़ेगा। और जब आप जोड़ेंगे मथुरा को, जिसकी की प्रस्तुति अभी तक हुई नहीं है, तो इसका इतिहास की व्यापकता जो मिलेगी वो अयोध्या से बड़ी व्यापकता मिलेगी। और ये केंद्र है आस्था का। अयोध्या से की जो अपनी मान्यताएं हैं, सादर है वो मान्यताएं हम सबके लिए, लेकिन अगर इतिहास की दृष्टि से आप देखेंगे तो मथुरा के ऊपर जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को तो अगर अभी पन्ने जब पलटने शुरू होंगे जगन्नाथ सरकार जी के, और पीछे भी जाने की आवश्यकता है। मैं खासकर विष्णु शंकर जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मथुरा में एक बड़ी पुरानी परंपरा हुआ करती थी, जिसको कहा जाता था साका। और ये साका जो थे मोहल्लों में लिखे जाते थे मथुरा में। देखिए इसकी ऐतिहासिक महत्वता को समझने की कोशिश करिएगा। ये साका जो है मोहल्लों में लिखे जाते थे, मोहल्लों के इतिहास है मथुरा के। और 1000 से 1027 के बीच में जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है और मथुरा के वैभव को नष्ट किया गया है, जिसके की साक्ष्य इन साकाओं में मौजूद हैं। और ये साका की जहां तक ऐतिहासिक प्रामाणिकता की बात है, तो मोहल्ले दर मोहल्ले जिस तरीके से तोड़ा गया 20 दिन के प्रवास के दौरान मथुरा को, जिसमें कि आदेश है कि जमीन दोरस्त कर दो, लेवल देम टू द ग्राउंड, मथुरा के वैभव को, उसके यही वर्ड यूज किया औरंगजेब ने। जमीन दोरस्त है जी, जमीन दोरस्त कर दो, ये गजनी कह रहा है। और उसके स्रोत मौजूद हैं। और जो भारतीय स्रोत है महमूद गजनी के विषय में मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वो पूर्णतः मौन है। मौन इसलिए है क्योंकि उनको अभी प्रकाश में लाने का काम किया ही नहीं गया, जिस प्रकार का इतिहास लेखन हुआ। मैं आपको कोट करूं कि एक विशेष अध्ययन सुल्तान महमूद के ऊपर किया गया प्रोफेसर नाजिम के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी में सुल्तान के इतिहास के लिए स्रोतों का आकलन करते हुए लिखा, यह खेद का विषय है कि मुस्लिम लेखकों के वक्तव्यों को संशोधित अथवा अनुपूरित करने के लिए कोई हिंदू स्रोत नहीं है। ये मैं कोट कर रहा हूं आपको। और जब हिंदू स्रोतों को ढूंढने का काम किया गया, तो फिर साका जब निकल करके आए, तो साका की जो रचनाएं हैं, उन साका की रचनाओं के ऊपर अगर आप ध्यान दें और वहां से मथुरा की बातचीत शुरू करें, और उसमें इतने बेहतरीन उदाहरण मिलेंगे कि मोहल्ले दर मोहल्ले मंदिरों को बचाने के लिए जिन जिन जगह पर खासकर गुर्जर हुए, यादव हुए, इनके जो प्राण गए हैं, वो उसका वर्णन जो मिलता है वहां पर, वो इतना भयावह है कि पूछिए मत। मथुरा के को जमीन दोरस करने के लिए 20 दिन वो रुक रहा है मथुरा के अंदर। ये ऐतिहासिक साक्ष्य है, जिसको कि मुख्य धारा में लाने का काम नहीं किया गया। और मथुरा को समझने के लिए और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो कि आज बात शुरू हुई है, कोई नई बात नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि तुलसी साहब नया मामला उठा दिया। नया मामला तो है ही नहीं है। कटरा केशव देव की ऊपर अधिकार का मामला है, एक कानूनी बातचीत है कि कटरा केशव देव के अधिकार के मामले को लेकर के बातचीत चल रही है, जिसके ऊपर सारे कागजात मौजूद हैं। चाहे आप 1964 की बात कर लीजिए, चाहे उसके पहले बिरला ट्रस्ट की बात कर लीजिए, चाहे उसके बाद आप किसी और चीज की बातचीत कर लीजिए, फरमान मौजूद है, उसके पहले का इतिहास मौजूद है। मथुरा की अगर आप ऐतिहासिक व्यापकता को देखेंगे, तो जो शिवाजी का 1000 मील का सफर है आगरा से लेकर के राजगढ़ तक का, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत के 3 शहरों से होकर के वो गुजर रहे हैं। 640 मील में वो ये सफर तय कर सकते थे, लेकिन 1000 मील से गुजर रहे हैं वो होकर के, और जिसमें पहला शहर मथुरा है। मथुरा के अलावा फिर काशी को वो जा रहे हैं देखने के लिए, और प्रयाग को देखने के लिए जा रहे हैं। और मथुरा के बेस या आधार के ऊपर हिंदू पदपतशाही का बहुत बड़ा असर है। तो मथुरा के तो इतने साक्ष्य हैं जितने साक्ष्य तो शायद अयोध्या की भी नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक इतिहासकार के रूप में यहाँ कहना चाहूंगा। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजों को एक तरह से लाइट किया है। विष्णु जी, मेरे पास एक जो मुझे दिया गया है, मैं विष्णु जी के पास आ रहा हूँ। उसमें ये लिखा है कि जुलाई 1973 में मथुरा के सिविल जज ने समझौते के आधार पर एक लंबित मुकदमे का फैसला किया और मौजूदा संरचनाओं के परिवर्तन पर रोक लगा दी। इसको जोड़कर देखा जाए क्या इससे, या अलग मामला हुआ?
अरे भाई 20 जुलाई 1973 की डिक्री ही तो मैंने चैलेंज की है, क्योंकि ये डिक्री कॉम्प्रोमाइज के आधार पे हुई है। वो कॉम्प्रोमाइज जो सेवा संघ ने एंटर किया है, वो कॉम्प्रोमाइज जो सेवा संघ और ईदगाह मस्जिद के बीच हुआ है। यही तो मेरा कहना है कि जब ये संपत्ति ट्रस्ट की थी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया राजा पट्नीमल के जो बच्चे थे, उन्होंने संपत्ति बेच दी थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, और उन्होंने उसके बाद ट्रस्ट बनाया था। तो जब ट्रस्ट ने साइन नहीं किया, अगर सेवा संघ ने साइन किया है 1968 में, जिसके बाद ये डिक्री हुई है 1973 की, तो ये डिक्री कैसे अवैध है, ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कैसे सीपीसी और एविडेंस एक्ट का वायलेशन है, यही बात तो हम कह रहे हैं। पर ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 73 में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अरे हम यही बात कह रहे हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है गलत हुआ है, फर्जी हुआ है, और उसको ट्रस्ट ने साइन नहीं किया है। यही बात तो शुद्ध भाषा में मैं समझाने की इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूं। और जो 13.37 एकड़ लैंड हमारी थी, जिसमें कोई भी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं थी, जब उसमें वो घुस आए, जब उसमें मुस्लिम और घोसी और बाकी लोग घुस आए, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने का अधिकार सेवा संघ को था ही नहीं, क्योंकि वो संपत्ति उनकी थी ही नहीं। ये तो वही बात हुई कि अगर आज मैं बैठ के यहाँ पे सोसाइटी बना के आगरा ताजमहल के लिए एक कॉम्प्रोमाइज एंटर कर लूं और उसको बेच दूं, ये वही बात हुई है। ये वही बात हुई है इस केस में भी। तो यही चीज मैं लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन विष्णु जी, जैसा अभी हिमांशु जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि मथुरा की व्यापकता देखी जाए और अयोध्या के मामले के मुकाबले में, तो वो इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। आपने, क्योंकि वो मामला भी आपने और आपके परिवार ने उस पूरे मामले को देखा है, जी अगर ये मेरिट के हिसाब से आगे बढ़ता है, तो क्या वैसे ही वर्षों दशकों सदियों वाला मामला है क्या ये भी? देखिए देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और प्रोफेसर हिमांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत इतिहासकार हैं और इस मामले के जानकार हैं। ये केस मेरिट के आधार पे राम जन्मभूमि केस से बेटर फुटिंग पे है, क्योंकि यहाँ पे साक्ष्य, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे हैं। जब राम जन्मभूमि का केस हुआ था तो 1528 में बाबरनामा के वो पेज मिसिंग थे, जो एक ग्राउंड बना डायरेक्ट एविडेंस ना आने का कि वहां मंदिर तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई। पर यहाँ पे तो औरंगजेब का डायरेक्ट ऑर्डर है, फरमान है, और उसके बाद कितने इतिहासकारों ने लिखा है कि मथुरा और काशी की मंदिरें तोड़ी गई। तो ये उससे बेटर फुटिंग पे है। और जहां तक बात है अदालत में मामला जाने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास विशेषाधिकार है कि वो एक एक्ट पारित करके ये कह सकती है कि इसको 6 महीने के अंदर डिसाइड किया जाए। सीपीसी में भी इसकी व्यवस्था है, डे टू डे हियरिंग की। और अगर हम लीगल लॉ के हर एक प्रोविजंस को फॉलो करें और सबका सहयोग रहेगा, तो मुझे लगता है ये केस मथुरा की सिविल अदालत में 6 महीने के अंदर डिसाइड हो सकता है। 6 महीने के अंदर हम तो पूरी तैयारी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हैं। अब कोर्ट हमारी बहस सुन ले, अगर कोर्ट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और लोगों के सामने सच आएगा। और अगर उसके बाद भी हार जाएंगे तो ईश्वर के चरणों में प्रणाम करेंगे, और जो इतिहास और जो रिसर्च हमने की है वो लोगों के सामने रख देंगे कि वो उस पर अपना डिसीजन ले, अपना निर्णय ले। पर कोर्ट में ये मामला राम जन्मभूमि के कंपैरिजन में उतना नहीं चलेगा। उसका कारण ये, राम जन्मभूमि का अगर आप केस का अध्ययन करेंगे तो 1950 में जब गोपाल सिंह विशारद ने पहला केस दायर किया था, तब से लेकर 1989 तक उस केस में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। 40 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तब हमारे देश की कोर्ट्स और न्याय व्यवस्था एक अलग ढंग से फंक्शन कर रही थी। और आज मॉडर्न एरा में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कहीं से भी बहस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस केस में इतनी लंबित होने की जरूरत पड़ेगी। और सबका अगर सपोर्ट रहेगा, समर्थन रहेगा, और हर आदमी चाहेगा कि इस केस के फैक्ट्स पे राजनीति ना करके इस केस के फैक्ट्स पे बात करे, तो 6 महीने के अंदर जजमेंट आएगा आपके सामने। हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रोफेसर साहब? जी, मैं कहना चाह रहा था, थैंक यू वरुण जी। आपने प्रश्न उठाया कि कटरा केशवदेव की ऐतिहासिकता का। मैं आपका ध्यान इसकी, क्योंकि मैं इतिहास से संबंधित हूं, इसकी लीगैलिटीज के बारे में मैंने कहा कि विष्णु जी ज्यादा बेहतर सज्ज हैं चीजों को बताने के लिए। मैं सिर्फ 4 लाइनों में बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि जब हम लोग कुछ कहते हैं तो हमें ऐतिहासिक प्रमाणिकता की जरूरत होती है, हमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और जब प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन पर बातचीत होती है तभी हम अपनी बात को सही कह पाते हैं या प्रस्तुत कर पाते हैं। तो अगर आप बातचीत करें कि कटरा केशव देव के मामले को लेकर के, तो ये साक्ष्य मैं आज अभी इसी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा कि केशवपुरा या कटरा केशव देव प्राचीन मथुरा का केंद्र था। 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत के प्राचीन स्थलों का सर्वेक्षण करने के अनुसार प्रकाशित रिपोर्ट में, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, प्रकाशित रिपोर्ट में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि वर्तमान केशवपुर मोहल्ले में कटरा नामक स्थान है। इसमें संदेह नहीं कि केशवदेव का प्राचीन मंदिर इस स्थान पर बना हुआ था।
यह मंदिर कितनी ही बार बना और कितनी ही बार नष्ट हुआ। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोल रहा है 19th सेंचुरी का, कितनी बार बना और कितनी बार नष्ट हुआ। कनिंघम के विचार में केशवपुरा ही वह स्थान है जिसका नाम एरियन यूनानी इतिहासकार एवं दार्शनिक जिसका नाम 96वीं ईस्वी में हुआ था ने क्लेसोबेरिया या केसोबेरा और प्लिपनी रोमन लेखक जिसका समय लगभग 23 से 79वीं ईस्वी का है ने क्लेसोबेरिया लिखा है। अग्रवाल ने इसको कोट किया है कि केसोबेरिया शब्द कृष्णापुरा और केशोबोरा केशवपुर का स्मरण कराते हैं। यदि कनिंघम का अनुमान सत्य है तो केशवपुरा के अस्तित्व और उसकी महत्ता ईसा के आरंभिक शताब्दियों तक प्रमाणित होती है। ये मैं कनिंघम का वक्तव्य आपको बता रहा हूं कटरा केशवपुरा के बारे में। विष्णु जी को शायद जाना है। विष्णु जी, एक अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज अंत में एक बार कह दीजिए। मैं प्रोफेसर साहब आप सबको नमन करते हुए और अपनी बात यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर ने ये काम हमसे करवाया है, तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम ये केस में विजयी हासिल हों और जो भी वहां पे इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया उसको रिमूवल के लिए हम विजयश्री हासिल करें और भगवान श्री कृष्ण का उस पवित्र स्थान पे जन्म हुआ था और जो जन्मस्थली है आज भी उस मस्जिद के नीचे है, जो हम ऐसा मानते हैं, तो उसको हम मुक्त कराएं और वहां पे दोबारा एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और जो हमारी खोई हुई वैभव थी वो वापस आए, इसके लिए ठाकुर जी हमें शक्ति दें। यही बात कहते हुए मैं आप सबको राधे राधे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी, बहुत विस्तार से आपने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, अब क्योंकि आपसे 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। लीगैलिटी की बातें हो गई, आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रखे हैं, लेकिन ये है कि जब ये कहा जाता है कि इतिहास में हुई गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता है, जब इस तरह के विचार आते हैं तो फिर संभावना कितनी बचती है? जी देखिए, सवाल इस चीज का है कि इतिहास में हुई गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता है या उसको हर बार बार आधार नहीं बनाया जा सकता है। आपका कहना बिल्कुल किसी हद तक सही है। मेरा तात्पर्य यहाँ पर इससे नहीं है कि इतिहास में गलतियों को सही किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस प्रश्न पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सीधी बात कहना चाहूंगा कि अगर इतिहास में जो तथ्य हैं और अगर इतिहास के उन तथ्यों को लेकर के कहीं कोई बातचीत हो रही है या कहीं कोई बातचीत प्रस्तुत करनी है तो उस प्रस्तुति से नहीं घबराने की आवश्यकता होनी चाहिए कि हाँ, कोई कहे कि साहब इतिहास में ये कहां दर्ज है, इतिहास ये कहां बता रहा है, इतिहास ये कहां ये बात कर रहा है, तो वहां पर एक इतिहासकार के रूप में मुझको लगता है कि ये साक्ष्य है, इन साक्ष्यों को भी देखिए, इनका भी अध्ययन करिए और उसके आधार पर आप इतिहास की बातचीत कीजिए। तो ये एक अलग विषय वस्तु है कि इतिहास के पुराने प्रश्नों को लेकर के कहां उठाया जाए कहां नहीं उठाया जाए। हम लोग तो दूसरे प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं, खासकर अगर मैं वैचारिकी की बातचीत करूं कि इतिहास के बहुत सारे ऐसे मामले हैं भारतीय इतिहास के जो उसके इतिहास के पन्नों पे दर्ज ही नहीं हुए हैं, तो वो दर्ज होने चाहिए, वो चीजें भारतीय समाज के सामने आनी चाहिए और उसके बाद क्या वैचारिकी बनती है। मेरा एक पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा अयोध्या के फैसले में इतिहास, किताबें, पुस्तकें, रेफरेंस बहुत मतलब सब कुछ आधार बना। इस मामले में आपके एक दो लेखों का और किताबों का जिक्र किया, इस मामले में क्या क्या चीजें आधार बनती आपको दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर अयोध्या की बहस की ओर जाइए तो एक लंबा समय चला अयोध्या की बहस का, उसकी ऐतिहासिकता का, उसकी प्रामाणिकताओं को लेकर के, और इतिहास और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं अंततोगत्वा वही महत्वपूर्ण बने। बातचीत उठती है कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या क्या बातें आ सकती हैं। तो उन बातों में एक बात बड़ी इतिहास है कि भाई इतिहास को तार्किक होना चाहिए, उसके पास अपने तर्क के आधार होने चाहिए। तो तार्किकता की अगर मैं बातचीत करूं तो 1928 में पहला लेख अयोध्या के ऊपर ऐतिहासिक तर्क से प्रकाशित किया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जर्नल में लाला भूप के द्वारा, और यह लेख भी तब प्रकाशित हुआ जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैं 1928 की बातचीत कर रहा हूं। और वो भी उसकी ओर आप ध्यान दें तो 1932 में हिंदुस्तान एकेडमी ने एक 250 पन्ने की इसी पर एक पुस्तक छापी उनके द्वारा लिखी हुई, जिसमें अयोध्या की ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आधार पर इतिहास की बात कही गई, जो कि आगे चल करके एक बड़ा स्रोत बना। उसी तरीके से कि अगर मथुरा की बात होती है और मथुरा की बातचीत में
क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, राज्य क्या करेगा, न्यायालय क्या करेगा, याचिका दाखिल हुई है तो नेचुरली वो एक लीगल याचिका है, उस पर क्या होगा, ये बातें आगे की बातें हैं। मेरा सिर्फ तर्क ये है कि उन साक्ष्यों को हमको लाना पड़ेगा इतिहास के। जैसे मैं एक साक्ष्य की आपसे बात करूं, जो मैंने अभी आपसे नाम लिया कि 640 मील की यात्रा वो कर सकते थे, 1000 मील की यात्रा की शिवाजी ने जब आगरा से भागे वो। तो प्रश्न ये इतिहास में उठना चाहिए कि 1000 मील वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। एक बहुत लंबा सफर था और उस समय के माध्यम से अगर आप देखें तो ओमनी प्रेजेंट मुगल अंपायर बैठा हुआ है, उनको तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। उन जैसा एक कहिए कि बड़ा कैदी भागा था आगरा से निकल करके, तो 1000 मील तक गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं अगर इतना सशक्त था शासन तो। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिस पर कि इतिहास की वैचारिकी में बातचीत उठ रही है, बातचीत हो रही है। तो अगर पूछिएगा कि साहब मथुरा की ऐतिहासिकता क्या है, ऐतिहासिक तार्किकता क्या है, साक्ष्य क्या क्या है, तो मैं उस पक्ष पर अपनी बात रख सकता हूँ। जी सर, जी थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप अपनी बात रख पाए, क्योंकि हम भी आपको सुनना चाहते हैं। एक बार वो जी ऐतिहासिक जी जी तार्किकता को आप छू दीजिए ताकि हम समझ जाए, जी जो दर्शक सुन रहे हैं वो समझ जाए। जी मैंने आपसे कहा कि ये जो केस जो दाखिल हुआ है कटरा केशव देव बिलोंगिंग टू, इस पर अधिकार जो है वो भगवान श्री कृष्ण का होगा और सेकंड फ्रेंड के नाम से ये केस दाखिल हुआ। अब ये लीगैलिटी का मामला है। रहा प्रश्न कटरा केशव देव का, तो कटरा केशव देव के बारे में मैंने अभी आपको 4 लाइनें कनिंघम के बारे में बताई, जो कि बड़ा प्रामाणिक इतिहासकार माना जाता है 19वीं शताब्दी में, जिसने साक्ष्यों के आधार पर भारतीय इतिहास के विषय में बहुत कुछ लिखने का काम किया। तो वह लिख रहा है उसके लिखने के बाद जगन्नाथ सरकार भी उसके ऊपर लिख रहे हैं। जगन्नाथ सरकार के अलावा मैंने आपसे कहा कि एक स्रोत ऐसा है जिसको कि अभी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में छूने का काम नहीं किया गया, और वो आपसे मैंने बताया कि मथुरा में लिखे जाने वाले प्रचलित साका है, और साका जो है ये मोहल्लों में होने वाली घटना है। तो मोहम्मद गजनबी का जो आक्रमण मोहल्ले दर मोहल्ले हो रहा है, उन मोहल्लों में लोग किस तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं और वो किस प्रकार के आदेश दे रहा है, उसकी एक बड़ी व्याख्या वहां की इन शाखाओं में मौजूद है। तो अब सवाल ये उठेगा कि भाई शाखाओं को हम सही माने कि नहीं माने, या शाखा एक प्रमाण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो जब लोकल हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन होता है तो उस लोकल हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक प्राचीन इतिहास की एक भारत के एक बड़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं रोमिला थापर जी, तो साका को माना जाना चाहिए कि नहीं माना चाहिए उस पर मैं बता रहा हूं मथुरा के विषय में। तो उन्होंने सुल्तान का जो सोमनाथ पर आक्रमण संबंधी स्रोतों को 6 वर्गों में विभाजित किया है, और जो इनको 6 वर्गों में विभाजित करती हैं उसमें वाचिक परंपरा को भी महत्वपूर्ण मानती है, मतलब ओरल हिस्ट्री। और ओरल हिस्ट्री का उस समय का जो कंस्ट्रक्शन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट मान रही है पार्ट 5 में, भाग 5 में। तो 5वें भाग में वो वाचिक परंपरा की महत्वता पर जोर दे रही हैं। अब सवाल है कि वाचिक परंपरा के तहत यह जो घटनाएं लिखी गई उस कालखंड के, जिसमें कि नाम मौजूद है, मोहल्लों के नाम मौजूद है, कौन लोग लड़े उनके नाम मौजूद है, कितने लोग मारे गए उनके नाम मौजूद है, किस किस तरीके के 20 दिन में आदेश निकल रहे हैं उस समय वो मौजूद है। तो नेचुरली इनको हमें इतिहास के एक प्रमाणिक के स्रोत में लेना पड़ेगा। और मैंने यह भी आपको कोट किया प्रोफेसर नाजिम की जो पुस्तक है कि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सुल्तान महमूद गजनी, जिसमें वो लिख रहे हैं कि खेद का विषय है कि मुस्लिम लेखकों के वक्तव्यों को संशोधित अथवा अनुकूलित करने के लिए कोई हिंदू स्रोत नहीं है। तो अब यहाँ वो स्रोत को हिंदू स्रोत और मुस्लिम स्रोत मान रहे हैं, ये उनका नजरिया है अपना नाजिम साहब का, लेकिन वो ऐसा लिख रहे हैं। तो जो एविडेंशियल एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि हिस्ट्री मनगढ़ंत नहीं हो सकती है, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि देयर आर इनफ ऑफ एविडेंसेस जिनको की प्रकाश में लाने की आवश्यकता है, और वो एविडेंसेस निकल करके आएंगे एक बार जब डिबेट आगे बढ़ेगी। तो जिस तरीके से अयोध्या में निकल करके एविडेंसेस। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम क्लास में बैठा करते थे, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा सर आपने, और बहुत चीजों को आपने छुआ है और काफी गहराई से वो दिखाई दे रहा है। आप जुड़े सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।